हेलो एवरीवन, वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं गणेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और हम अपने इसके पहले के लेक्चर में हम प्रस्तावना में आए थे, जो महत्वपूर्ण शब्द आए थे उनके बारे में चर्चा कर रहे थे और हम लोकतांत्रिक शब्द तक चर्चा कर चुके थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के जो शब्द हैं उसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है वह हम समझने वाले हैं गणतंत्र। जी, तो सबसे पहला शब्द हम जो समझने वाले हैं वह है गणतंत्र। देखिए, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था होती है जो उसे हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक होता है गणतंत्र और एक होता है राजशाही। तो इन दोनों शब्दों को समझते हैं कि अब ये गणतंत्र शब्द क्या है और राजशाही तंत्र क्या है। तो सबसे पहले हम गणतंत्र को समझते हैं। तो देखिए, गणतंत्र जब किसी देश का प्रमुख, जैसे राष्ट्रपति या और कोई व्यक्ति होता है, तो वह जब किसी देश के प्रमुख को हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है, तो हम कहते हैं कि वहां गणतंत्र है। जैसे कि भारत, अमेरिका। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर रहा हूं कि जब किसी देश के प्रमुख को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो हम कहते हैं कि वह देश गणतंत्र है। और राजशाही में क्या होता है कि देश का जो प्रमुख होता है उसकी नियुक्ति उत्तराधिकार के अनुसार की जाती है। जैसे कि ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में क्या होता है कि उत्तराधिकार के आधार पर ही देश के प्रमुख, जैसे राजा, की नियुक्ति वहां पर की जाती है। और अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसके द्वारा देखिए क्या स्पष्ट होता है। गणतंत्र के द्वारा, इसके द्वारा दो बातें स्पष्ट होती हैं। दो बातें इसके द्वारा कौन सी स्पष्ट होती हैं कि देखिए, इसके द्वारा एक तो होती है कि देश की संप्रभुता स्पष्ट होती है। मतलब कि संप्रभुता स्पष्ट होती है, जिससे हमें पता चलता है कि शासन की जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो किसी हाथों के में ना हो, जो लोग हैं किसी विशेष लोग के हाथ में ना हो करके और जनता के द्वारा होती हैं, जनता के हाथों में होती हैं। जैसे भारत में देखिए तो आप मतलब विशिष्ट शक्तियां हैं जो जनता के हाथों में ही हैं, क्योंकि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन भारत की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्षों के लिए किया जाता है। और राजशाही में क्या होता है कि वह अधिकार भले ही, मतलब अब वैसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन राजशाही प्रणाली में पहले क्या होता था कि वह अधिकार सीधे एक व्यक्ति के हाथों तक ही सीमित रह जाते थे। और इसके बाद जो इसके द्वारा दूसरी बात स्पष्ट होती है वह होती है कि किसी भी विशेष वर्ग प्राप्ति की अनुपस्थिति। मतलब देश में कोई भी परिवार या व्यक्ति विशेष वर्ग के रूप में स्पष्ट रूप से उभर कर नहीं आता है। जैसे आपको जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं वही राजनीतिक अधिकार हमें भी प्राप्त होते हैं। तो ऐसे इससे दो बातें आपको याद रखना है कि इसमें महत्वपूर्ण शक्ति जो है वह जनता के हाथों में निहित रहती है। शक्ति जो है वह जनता के हाथों में निहित रहती है और विशिष्ट
देश में विशिष्ट वर्ग की अनुपस्थिति हो जाती है। मतलब कोई भी देश में कोई भी विशिष्ट वर्ग नहीं रहता है कि सभी वर्ग सभी जो होते हैं वो समान तौर पर होते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट शब्द पर चलते हैं और उसे समझते हैं कि आखिर वह क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट शब्द समझने वाले हैं, वह है कौन सा? न्याय। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख करती है। कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और इन तीनों प्रकार के न्यायों की रक्षा मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा की जाती है। जैसे जो न्याय है ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा की जाती है। अब इसे समझ लेते हैं कि सामाजिक न्याय क्या है। तो देखिए, सामाजिक न्याय वह है कि जैसे आपके लिए धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और मूल वंश के आधार पर आपको न्याय देने पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि जैसे कोई ब्राह्मण है और कोई नीची जाति से है, जैसे हरिजन है, तो आपके साथ सामाजिक जो न्याय है उसमें किसी भी प्रकार का वर्ग विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब जो न्याय ब्राह्मण को मिलेगा वही न्याय हरिजन को भी देश के अंदर मिलेगा। फिर इसके बाद आर्थिक न्याय को समझ लेते हैं। तो आर्थिक न्याय वह है कि जैसे कोई अमीर है और कोई गरीब है, जैसे मुकेश अंबानी और कोई गरीब को ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब मुकेश अंबानी तो भैया बहुत बड़े लोग हैं तो उनको आर्थिक न्याय जल्दी मिल जाएगा या उनके पक्ष में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा न्याय एक मुकेश अंबानी के लिए है वैसा ही न्याय एक गरीब के लिए भी है। तो आप उदाहरण के तौर पर इसे भी याद रख सकते हैं कि आर्थिक न्याय ऐसा होता है। फिर राजनीतिक न्याय पर आते हैं कि राजनीतिक न्याय क्या है। तो राजनीतिक न्याय में देखिए, सभी नागरिकों को, देश के जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। जैसे कि आप चाहे हुआ, जैसे किसी आपको राजनीतिक दफ्तर में जाना है या किसी दफ्तर में आपको प्रवेश करना है, तो दफ्तर में प्रवेश के लिए भी आपको रोका नहीं जाएगा, और चाहे अपनी बात आपको सरकार तक पहुंचानी हो तो उसके लिए भी आपको रोका नहीं जाएगा। तो ये था हमारा न्याय, और आप इसे रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा आराम से, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसे ये वाली लाइन जरूर याद रखना कि इसे मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा इसकी सुरक्षा और की जाती है। जब हम मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि इसमें कैसे इसके द्वारा की जाती है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट शब्द पर चलते हैं। इसमें आपको एक पॉइंट और याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसी से लिया गया है। 1917 की रूसी क्रांति से। तो हम अपने अब नेक्स्ट शब्द पर चलते हैं और देखते हैं जी। तो अब हम अपना नेक्स्ट शब्द पढ़ने वाले हैं, वह है स्वतंत्रता। देखिए क्या होती है स्वतंत्रता। तो व्यक्ति की जो गतिविधियां हैं उन्हें बिना रोक टोक की अनुपस्थिति के विकास के समान अवसर उपलब्ध
कराना ही स्वतंत्रता कहलाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है तो उसकी जो गतिविधियां हैं उस पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए और उन्हें विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने को ही हम स्वतंत्रता कहते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के जरिए भारतीय नागरिकों और व्यक्तियों को विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और इनका हनन होने पर कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जैसे कानून का जो दरवाजा है, मतलब हम इनका हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और इन स्वतंत्रताओं को प्राप्त कर सकते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो ये आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिया गया है वह फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 से 1799 तक, उस क्रांति का यह आदर्श वाक्य था और इसी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए ही फ्रांस की जो क्रांति हुई थी। तो इस आदर्श को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में फ्रांस की क्रांति से लिया गया है या फ्रांस की क्रांति से ही जोड़ा गया है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट शब्द पर चलते हैं और उसे देखते हैं जी। तो इसके बाद हम समझने वाले हैं अपना नेक्स्ट शब्द समता की समता क्या है। देखिए, समाज के किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति के बिना विकास के समान अवसर सभी व्यक्तियों या नागरिकों को उपलब्ध कराना ही समता है। जैसे देश के किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्रदान नहीं किए जाएंगे और जो भी व्यक्ति हैं और या नागरिक हैं उनको समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं कि समता। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से आर्टिकल 14 से 18 तक समता के प्रावधानों का वर्णन किया गया है। जैसे आर्टिकल 14 में है वह है विधि के समक्ष समता। इन्हें हम डिटेल से जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो इन्हें मैं फुल डिटेल से समझाऊंगा कि इनके अंदर क्या क्या है। फिर अनुच्छेद 15 है आर्टिकल 15, उसमें है मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर निषेध। मतलब मूलवंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो ये अनुच्छेद 16 में है आपका, इसे भी मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। फिर आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत। मतलब कि छुआछूत को किसी भी प्रकार से सहन नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता का अंत, की छुआछूत को किसी भी प्रकार से सहन नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 18 जो है वह है उपाधियों का अंत। तो ये है समता। इसके अतिरिक्त हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 325 और
26 में भी राजनीतिक समता को स्पष्ट किया गया है कि मतलब धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी को मतदान देने से वंचित नहीं किया जाएगा। यह है अनुच्छेद 325। और अनुच्छेद 326 है कि लोकसभा और विधानसभाओं में मतदान वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, वो 18 वर्ष का हो गया हो तो उसे मतदान करने का पूरा अधिकार है। इसके अतिरिक्त एक अनुच्छेद आर्टिकल 39 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि सभी व्यक्तियों जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों शामिल है, तो इन्हें जीवन यापन करने की समान स्वतंत्रता है। मतलब जीवन यापन करने के समान अधिकार प्राप्त हैं। और इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन। ये क्वेश्चन बहुत आता है, लेकिन अभी मैं जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ाऊंगा तो इसे और अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो समान काम के लिए समान वेतन भी इसी में कहा गया है। तो यह इसके द्वारा हम कहते हैं कि इस समता को स्पष्ट किया गया है। और इसमें समान काम में समान वेतन में कहा गया है कि जितना भी, यदि महिला भी 8 घंटे काम करती है और पुरुष भी 8 घंटे काम करता है तो दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट शब्द पर चलते हैं और उसे समझते हैं जी। तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट शब्द समझते हैं, वह है बंधुत्व। तो बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना। कि भाईचारे की भावना क्या है? देखिए, संविधान में हमें एकल नागरिकता प्रदान की गई है। कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। हम कहते हैं ना कि हम भारतीय हैं, तो इससे देखिए एकल नागरिकता से क्या होता है? बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे हम कहते हैं कि हम तो भारतीय हैं, तो सभी समान ही माने जाते हैं और सभी एक दूसरे के भाई जैसे ही हैं। और संविधान के जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 51A, जिसमें मूल कर्तव्यों का वर्णन, मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो उसमें भी कहा गया है कि व्यक्तियों को अपने जैसे कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र से आता है, जैसे क्षेत्र, भाषा, धर्म, इन सभी चीजों से ऊपर उठकर बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करना है कि मतलब हम तो सभी भारतीय हैं। जैसे कोई जैसे क्षेत्र में कह देता है कि जैसे हम वहां से हैं, जैसे कोई कह देता हम महाराष्ट्र से हैं, मैं MP से हूं, तो ये सभी, इस सभी को त्याग करके हमें बंधुत्व की भावना का विकास करना है। कि अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का जो वर्णन किया गया है उसके द्वारा यह कहा गया है। अब प्रस्तावना क्या कहती है कि मूल कर्तव्य में 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। मूल कर्तव्य नहीं, बंधुत्व में 2 बातों का ध्यान रखना है। मतलब प्रस्तावना कहती है कि पहली तो है व्यक्ति का सम्मान। व्यक्ति का सम्मान। आप मुझे एक बात बताइए, यदि आपको मतलब जैसे आपका यदि सम्मान नहीं होगा तो आप दूसरों से जैसे कह देंगे कि ये मेरा भाई, मतलब भाई के बराबर है या भाई के समान ही है। तो यह बात क्लियर है कि व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। तभी जब जैसे व्यक्ति का सम्मान होगा, सभी समान होंगे, तो सभी कहेंगे कि हम तो भैया आपस में भाई जैसे ही हैं। और दूसरी जो बात है वो है कि राष्ट्र की अखंडता। राष्ट्र की अखंडता, इसे भी अखंड बनाए रखना है। जैसे राष्ट्र की यदि अखंडता जैसे नहीं होगी तो फिर बंधुत्व की भावना का विकास कहां होगा? सभी कहेंगे हम तो अलग हैं, हम तो अलग हैं। तो इसलिए हमें राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखना है।
और इसके बाद राष्ट्र की और अखंडता, और जो बंधुत्व शब्द है वह 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन उन्नीस सौ 76 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए हुए हैं। इसके बाद एक थोड़ा छोटा सा टॉपिक और बचा है, उसे हमें और पढ़ना है और फिर आगे चलते हैं। जी, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि संविधान के एक भाग के रूप में कि प्रस्तावना आखिर संविधान का एक भाग है। तो सबसे पहले आपको ये केस याद रखने हैं। बेरुवाड़ी संघ मामला 1960, इसमें क्या हुआ था? तो इसमें देखते हैं कि बेरुवाड़ी संघ मामले 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना जो है वह संविधान के आदर्शों को, जो मतलब संविधान के अंदर के आदर्श हैं उनको स्पष्ट करती है, मतलब दिखाती है स्पष्ट तौर पर। तो यह संविधान के जो निर्माण है करता है उनके मस्तिष्क की कुंजी है। संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की एक कुंजी है और यह संविधान का भाग नहीं है। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पहले निर्णय दिया था उसको बदल दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है। और LIC ऑफ इंडिया मामले 1995, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया कि यह आंतरिक भाग है, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। अब यहां पर दो तथ्य और महत्वपूर्ण है, ये आपको केस याद रखने हैं, इनकी डेट याद रखिएगा। ये डेट बहुत बार सीधे सीधे क्वेश्चनों में पूछी जाती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामले हैं, तो इन्हें याद रखिएगा और इनकी डेट भी याद रखिएगा। अब यहां पर जो दो तर्क हैं वह दो तर्क स्पष्ट होते हैं कि पहला तर्क तो यह है कि यह प्रस्तावना जो है वह ना तो संसद को शक्ति प्रदान करती है, किसी भी प्रकार की शक्ति प्रदान नहीं करती है, और ना ही उसकी किसी भी प्रकार की शक्ति का हम कहते हैं कि उसको कम करती है, मतलब संसद की जो शक्तियां हैं उसको कम करती है। इसकी पहली बात है, और यह मतलब कि जो पहली विशेषता है कि यह संसद को ना तो किसी प्रकार की शक्ति देती है और उसकी शक्ति ना तो किसी प्रकार से कम करती है। इसके बाद की जो दूसरी विशेषता है या दूसरा तर्क है कि यह गैर न्यायिक है। यह कैसी है? गैर न्यायिक है कि मतलब इसकी न्यायालय में समीक्षा नहीं की जा सकती या इसको न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता। तो ये आपको याद रखना है कि संविधान के एक भाग के रूप में। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1973 में सबसे पहले केशवानंद भारती मामले जो 1973 में हुआ था, इसके द्वारा सबसे पहले मांग उठी कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन
संशोधन हो सकते हैं या नहीं। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं और इसके आगे देखते हैं कि क्या होता है, आगे की घटना क्या है। तो चलते हैं मामले में ही सबसे पहले मांग उठी कि संशोधन प्रस्तावना में हो सकते हैं कि नहीं। तो फिर बेड़ुवाली संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है। इस कारण से इसमें संशोधन हो सकते हैं, लेकिन इसकी मूल विशेषताओं में किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं हो सकता। मूल विशेषताओं में किसी भी प्रकार का, हम कहते हैं कि सीधे सा नकारात्मक संशोधन नहीं हो सकता। और अनुच्छेद 368 के द्वारा भी इसकी मूल विशेषताओं में किसी भी प्रकार का नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता। तो यह कहा गया था बेरुवाड़ी संघ मामले 1960 में कि इसकी मूल विशेषताओं में किसी भी प्रकार का नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता, सकारात्मक संशोधन किया जा सकता है। और मूल विशेषताओं के साथ तो किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। और इसको उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो यह था हमारा प्रस्तावना पूरा टॉपिक। मैंने आपको एक एक लाइन क्लियर कर दी है। अब आपको प्रस्तावना रटनी नहीं पड़ेगी, आराम से इन शब्दों को समझिए और धीरे धीरे इस प्रस्तावना को आपको अपने आप ही याद हो जाएगी। बस आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और आराम से अपनी यात्रा को पूरी करते चलिए। आप देखेंगे कि आपसे एक एक क्वेश्चन बनेगा पॉलिटिकल का। तो इसी के साथ अपने चैनल को विधान क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, या लाइक जरूर कर दिया कीजिए वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत से बनती है और इसके लिए बहुत ही प्रिपरेशन तैयार करनी पड़ती है। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए। गुड डे, टेक केयर।